हाँ, नमस्कार साथियों। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, जो 1950 से लेके 1951 से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए मूल अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, शंकरी प्रसाद से लेकर के मिनर्वा मिल्स तक, हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से सवाल हमें पूछता है कि शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, बेरूबाड़ीवाद, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये वो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जहां से आरएएस में, यानी अलग अलग स्टेट्स की जो पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें, और यूपीएससी, और अब तो छोटी छोटी परीक्षाओं में भी यहां से सवाल आने लग गया कि बताइए, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित हो रहा है? क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल है कि नहीं है? और कब से शामिल है, कब से बाहर किया? अतः ये एक विवाद चल रहा है और ये उच्चतम न्यायालय में ये मामले जाते रहे हैं। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव, और बहुत सारी एग्जाम्स में जो सवाल आएंगे उन पे अपन चर्चा करेंगे। आज जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, जिनको हम कह सकते हैं केस लॉज, केस लॉज यानी वाद। और ये वाद जो है, ये केस है, ये किसके बीच में है? ये है उच्चतम न्यायालय वर्सेज कार्यपालिका, और साथ में व्यवस्थापिका। सुप्रीम कोर्ट वर्सेज कार्यपालिका कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इन सब बिंदुओं को लेके उच्चतम न्यायालय की एक अपनी राय है। क्योंकि भाग 3 संविधान में गारंटी प्रदत्त है, नागरिकों को एक गारंटी दी गई है कि यदि भाग 3 आर्टिकल 12(2)(35) तक मिले फंडामेंटल राइट्स को राज्य छीनता है या कम करता है, तो वो न्यायालय की शरण लेकर उनको न्यायालय से लागू करवा सकता है। अर्थात फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, न्याय योग्य हैं, वाद योग्य है, न्यायालय द्वारा आप इनका परिवर्तन करवा सकते हैं। अतः झगड़े का बिंदु क्या है? विवाद का बिंदु ये है, पहला, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं? पहला विवाद ये है। अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय आएगा। विवाद का दूसरा बिंदु, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान
संशोधन प्रक्रिया जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में है, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 13 क्लोज 2 में वर्णित विधि शब्द में शामिल है या नहीं है। पहला विवाद का बिंदु कि क्या पार्लियामेंट मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और दूसरा कि क्या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में, ये आर्टिकल 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल है या नहीं है। अब ये तय होगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 13(2) में क्या है। अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द शामिल है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और इस विधि शब्द में क्या क्या है देखिए। इस विधि में स्वयं विधि है, लॉ है, उपविधि है, बायलॉज है, नियम है, रूल, उपनियम, बाय रूल, विनियम, अध्यादेश, कोई कानूनी महत्व की प्रथा अथवा रूढ़ी जिसका महत्व कैसा हो, कानूनी हो, ये सब 13(2) में शामिल हैं। झगड़ा क्या है, विवाद क्या है कि आर्टिकल 368 शामिल है या नो, जो हम शुरू में बात कर चुके हैं। अब पहला मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। अब एक एक केस का हम अध्ययन करते हैं। पहला केस जो जा रहा है, फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, 1951 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा मामला गया, क्योंकि एक समान निर्णय है दोनों में, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य, 1965 सुप्रीम कोर्ट। दोनों ही मामले संपत्ति विवाद को लेकर के हैं, भूमि एक्वायर को लेकर के हैं कि लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीन सकती है कि नहीं छीन सकती है। क्योंकि इस समय तक जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो फंडामेंटल राइट है। संपत्ति का मूल अधिकार अब तक मूल अधिकार बना हुआ है, समाप्त होगा 44वें संशोधन 1978 द्वारा। हम बात कब की कर रहे हैं, 51 की और 65 की। और यहां दोनों में एक समान निर्णय है, उपयुक्त दोनों में समान निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। और वो निर्णय क्या है, वो निर्णय ये है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। झगड़े का पहला बिंदु हमने लिया था, विवाद का पहला बिंदु कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट 51 से 65 तक कह रहा है कर सकती है, आगे जाके बदलेगा फिर अपना ही निर्णय। क्यों, क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया
ये कई जगह आएगा, मैं सीधा इसको 368 लिखूंगा तो आप समझ जाना कि 368 लिख रहे हैं, इसका मतलब है संविधान संशोधन प्रक्रिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल नहीं है। झगड़े का दूसरा बिंदु शुरू में हमने लिया था, वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कंसिडर शामिल है या नहीं है। अतः यहां पर शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट यानी व्यवस्थापिका फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये उच्चतम न्यायालय का 51 से लेकर के और 65 तक एक स्टैंड रहा कि मूल अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। झगड़ा नहीं रहा, क्योंकि आपने सरकार की बात मान ली है, सरकार भूमि एक्वायर करना चाहती है या संपत्ति और एक्वायर करना चाहती है तो आप अनुमति दे रहे हैं। झगड़ा अब शुरू होगा जब तीसरा केस जाएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अतः अगला जो केस है नंबर 3 गोलकनाथ बनाम बिहार राज्य 1967 और सुप्रीम कोर्ट 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ है। कितने न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ गठित हो रही है? 11। और मामला 6-5 से निर्णित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किस बहुमत से दिया? 6-5 से। 6 इसके पक्ष में, 5 इसके विपक्ष में। तात्कालिक सीजेआई थे यहां श्री सुब्बा राव, ध्यान से देखिए, केस का नाम क्या है? गोलकनाथ बनाम बिहार राज्य। कब का है? 67 का है। कहां का है? सुप्रीम कोर्ट का है। कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ है? 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ है। निर्णय किस बहुमत से दिया? 6-5 से दिया। और तात्कालिक सीजीआई कौन थे? श्री सुब्बा राव। और उच्चतम न्यायालय ने यहां इस केस में अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो 51 में और 65 में दिया था, शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में, उसको क्या कर दिया है? बदल दिया है। और क्या कहा अपने निर्णय में? संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। क्योंकि आर्टिकल 368 समझ जाना। अब आप संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 13(2) में शामिल है। इसका मतलब है 13(2) में जो जो शामिल है वो काम आप नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आप फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? मना कर दिया। यहां से शुरू होती है जंग, न्यायपालिका वर्सेस पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। सरकार और न्यायपालिका एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। संसद चाहती है कि हम संशोधन करें, सुप्रीम कोर्ट कहता है गारंटी शुदा है भाग 3, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन 65 तक धारणा क्या थी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
अब क्या होगा, या तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानिए या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले आइए, संविधान संशोधन विधेयक या ऑर्डिनेंस अध्यादेश के माध्यम से पार्लियामेंट उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल सकती है, अतः उसका आधार बदल सकती है। अब यहां वही होने जा रहा है, क्योंकि संसद यहां नाराज हो गई, सरकार नाराज हो गई कि साहब आप हमें क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप संशोधन नहीं कर सकते। पार्लियामेंट संशोधन करना चाहती है, सरकार संशोधन कराना चाहती है। तो यहां सरकार लेकर के आई 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। कौन सा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971। और इसके द्वारा क्या किया गया, गोलकनाथ निर्णय, गोलकनाथ निर्णय को अमान्य कर दिया। अमान्य कर दिया गया। अमान्य कर देने का मतलब क्या हो गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल नहीं है। एक काम तो इस 24वें द्वारा ये कर दिया, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्या कर दिया, बदल दिया। और दूसरा काम इसके द्वारा यह कर दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, संविधान संशोधन विधेयक पर, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। अतः राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कब किया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और दूसरा संबंध है मूल अधिकारों में जो विवाद चल रहा था, गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस निर्णय को अमान्य कर दिया संसद द्वारा कि संसद फंडामेंटल राइट सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 आर्टिकल 13(2) विधि शब्द में शामिल नहीं है। अब विवाद और बढ़ गया। आगे मामला आया कौन सा, केशवानंद भारती। इस 24वें को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया केशवानंद भारती के साथ। मित्रों, आज थोड़ा लाइट कटी हुई है, इसलिए पसीने आ रहे हैं, इसलिए आप भी मतलब परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, और जब लक्ष्य सामने हो तो फिर ये मत देखिए कि पसीने आ रहे हैं, कि गर्मी लग रही है, कि सर्दी लग रही है। लक्ष्य को प्राप्त करके रहें, यस, कि ये गोल है मेरा और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। ये अपने आप से वादा कीजिए कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे इतना परिश्रम करना है कि बताना है कि यस, मैं कुछ कर सकता हूं। और बताइए, अपनी शक्ति से, अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू कीजिए और बावड़ा बनने का प्रयास मत कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखा करें। आपको वो चीजें यहां प्राप्त हो रही हैं जो कहीं नहीं प्राप्त होंगी, ये दावे से लिख लीजिए आप। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 15 साल में कोई बच्चा एक बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ गया, उसे किताब उठाने की जरूरत नहीं है, और एक बार पढ़ लिया, तय मान लीजिए किसी भी परीक्षा में आप सवाल आएंगे वो आप कर पाएंगे, निश्चित रूप से लिख लीजिए आप। अतः अगला
24वां संशोधन 1971 और केस संख्या अगली आ गई, चौथा केस। और ये भारतीय संविधान का या सुप्रीम कोर्ट का ये मील का पत्थर है और केस का नाम है केशवानंद भारती। ये केरल के एक मठाधीश थे। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। गोलखनाथ वालों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी 2 न्यायाधीश ज्यादा, वहां 11 थे, यहां 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित हुई। कितने न्यायाधीशों की? 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ। और मामला 7-6 से निर्णित हुआ। मामला 7-6 से निर्णित हुआ और तात्कालिक सीजेआई थे इस समय एसएम सीकरी। ये ऐतिहासिक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, जो आज तक मान्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यहां ये संविधान के मील का पत्थर है, अर्थात संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यहां प्रतिपादित होना है। देखिए, शंकरी प्रसाद से चला मामला, सज्जन सिंह तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि संसद को अधिकारिता थी मूल अधिकारों में संशोधन करने की। 67 में जब गोलखनाथ के मामले में निर्णय बदल दिया उच्चतम न्यायालय ने, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकती है और बदल दिया कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, तो फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 लाए और उससे गोलखनाथ निर्णय को अमान्य कर दिया। अब ये केरल के मठाधीश केशवानंद का मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। ये भी संपत्ति से जुड़े हुए हैं सारे के सारे मामले, और साथ में अटैच हो गया 24वां संविधान संशोधन 1971, क्योंकि यहां तक जुडिशियल रिव्यू उच्चतम न्यायालय कर सकता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अतः दोनों चीजें, केशवानंद भारती केस भी और 24वां संशोधन 1971 भी, अब ये 13 न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। और यहां सुप्रीम कोर्ट एक डिप्लोमेटिक डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट को लग गया था हम निर्णय देंगे संसद बदलेगी, संसद निर्णय देगी संशोधन करेगी हम बदलेंगे, ये तो अंतहीन सिलसिला होगा, कभी तो इसका व्यवस्था समाधान हो। कैसे न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका सामंजस्य अपनी अपनी जगह काम करें, क्योंकि मामला व्यक्ति के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ था। अतः इन्होंने एक रणनीतिक निर्णय दिया कि ठीक है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। भाई, आपके द्वारा किया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 सुप्रीम कोर्ट वैलिड करार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रक्रिया आर्टिकल 368 में जो है, यह अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल नहीं है, अर्थात उससे बाहर है। इसलिए संसद भाग 3 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपके द्वारा किए गए इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे पे कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और मूल ढांचा क्या होगा? ये मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट के पास समय समय पर जो केस लो जाएंगे उनमें हम तय करेंगे कि मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये मूल ढांचे में है या नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा तय करने की अधिकारिता अपने पास रख ली और संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दे दी। अतः एक सामंजस्यपूर्ण निर्णय था कि अंतिम अधिकारिता फिर भी किसके पास घूम के आ रही है?
उच्चतम न्यायालय के पास। और उच्चतम न्यायालय के अलग अलग जजेज ने कहा गणतंत्रात्मक व्यवस्था संविधान का मूल ढांचा है, लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, कल को आप तानाशाही व्यवस्था नहीं ला सकते हैं, डेमोक्रेसी को अधिनायकवाद में नहीं बदला जा सकेगा, धर्मनिरपेक्षता हालांकि 94 में घोषित होती है संविधान का मूल ढांचा, लेकिन पंथ निरपेक्ष हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। समाजवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, आप इसको पूंजीवादी राज्य नहीं बना सकते, कैपिटलिस्ट नहीं बना सकते हैं आप इसको। हाँ ठीक है, तकनीक में आप उन्नति कीजिए, भारत का डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन पहले कम से कम भारत के संसाधनों को देख लीजिए, हवा में नहीं उड़े। अर्थात गांव गरीब किसान और मजदूर, उनके लिए आप सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, लोक कल्याणकारी योजनाएं देंगे। अतः ये सारी चीजें उन्होंने अलग अलग रूप में अलग अलग केसेस में डिसाइड किया कि ये चीजें संविधान के मूल ढांचे में हैं। अतः मित्रों, अब मैं इसको लिपिबद्ध कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि क्या निर्णय दिया यहां सुप्रीम कोर्ट ने। और निर्णय जो दिया, जो ऐतिहासिक निर्णय है, वो निर्णय ये है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ध्यानपूर्वक सुन देखना, संशोधन कर सकती है, चाहे तो कम ऑब्लिक कटौती ऑब्लिक समाप्त भी कर सकती है। बशर्ते की, कंडीशन क्या लगा दी, बशर्ते की इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो, मौलिक ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं हो। और मूल ढांचा क्या होगा, किसका मूल ढांचा, संविधान का। संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, यह तय करने की अधिकारिता, यह तय करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को होगी। सुप्रीम कोर्ट को होगी। जब समय समय पर मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे तो तय कर दिया जाएगा मूल ढांचे में है या नहीं है। अतः कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया यहां सुप्रीम कोर्ट ने, यहां संविधान का कौन सा पारित हो गया है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो बारंबार सवाल पूछता है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हो रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। अब ये टकराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन सरकार अभी भी और निश्चितता चाहती है। तो 42वां संविधान संशोधन लेकर के आई सरकार, और इससे आगे केशवानंद भारती के बाद 42वां संशोधन 1976 आया, और इसका तोड़ ढूंढने के लिए कि न्यायिक पुनरावलोकन आप कर ही नहीं सकते, रोक दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। और इसके द्वारा क्या जोड़ दी एक लाइन कि संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी सरकार ढंग से इलाज करना चाहती थी उच्चतम न्यायालय का कि आप चैलेंज नहीं करेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, तो बेसिक स्ट्रक्चर और
वो आपके मूल ढांचा तय करने की अधिकारिता कहां रह जाएगी। ये सरकार चली गई, यहां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, अगले प्रधानमंत्री आए और मोरारजी देसाई, और उन्होंने फिर से बदलाव कर दिया क्या कि किसी भी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। यहां जुडिशियल रिव्यू करने से सुप्रीम कोर्ट को रोक दिया 42वें द्वारा और 44वें में हां कर दी है। अतः ये व्यवस्था तो हो गई रद्द, ये व्यवस्था शुरू हो गई। अब फिर एक फाइनल केस आएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, और वहां ये झगड़ा खत्म हो जाएगा और उसके बाद से ये संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत तब से लेकर के अब तक ये जारी है। पांचवा और मूल अधिकारों से संबंधित लास्ट केस मिनर्वा मिल्स बनाम यानी वर्सेज भारत संघ 1980, सुप्रीम कोर्ट 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्योंकि मामला अब दूसरा है, यहां सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा वो दो चीजों को लेकर के रहा। पहला कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मैंने शॉर्ट कर दिया है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी न होकर, एक मामला ये चल रहा था पहले चंपा कम दोई राजन मामले से लेकर अब तक कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन ऊपर है, तो यहां कहा कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के विरोधी न होकर सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। और दूसरा निर्णय वो झगड़ा कि आप किसी संविधान संशोधन विधेयक को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को, संविधान संशोधन अधिनियम को न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है, अर्थात रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। इससे पिछला हमने 44वां पढ़ा, मोरारजी देसाई ने उस संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया। आपसे सवाल करेगा कि मोरारजी देसाई के समय जब 44वां संविधान संशोधन 78 पारित किया संसद ने और संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके और उसको लीगल राइट बना दिया, यह शक्ति संसद को उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय से प्राप्त होती है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेसी पारित किया पार्लियामेंट ने और लागू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने उसको रद्द कर दिया। कहां से मिली शक्ति? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्योंकि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कहां प्रतिपादित हो रहा है? केशवानंद भारती। और 99वां संशोधन 2014 एनजेसी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है, और ये कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। अतः एक संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, संघात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पंथ निरपेक्ष। अतः आप इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करोगे उच्चतम न्यायालय सुमोटो एक्शन लेते हुए, स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए भी उसे रद्द कर देगा, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की और देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय का है।
ये सरकारें हमें फफेड़ के मार सकती हैं, लेकिन बैठे कौन हैं? जुडिशरी है, और उसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र रूप से की है कि बायस्ड नहीं होंगे आप। किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के कहने से निर्णय नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय को लगेगा कि यस, ये संविधान सम्मत है, वैलिड है, संविधान के बाहर है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इनवैलिड है, उसको रद्द कर देगा। और होना भी यही चाहिए। नागरिकों को न्याय की उम्मीद, कानूनी न्याय हमें न्यायपालिका से प्राप्त हो और सामाजिक और आर्थिक न्याय हमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दें, तो झगड़ा होगा ही नहीं ना। झगड़ा किस चीज को लेके हो रहा है? मूल अधिकारों को लेके। वो संपत्ति था, अब संपत्ति मूल अधिकार रहा नहीं। अब संपत्ति क्या हो गया है? अब संपत्ति लीगल राइट हो गया, अर्थात आपकी जमीन छीनी जा सकती है। रेलवे का विस्तार हो, बस रोड निकल रही हो, या फिर कोई बड़ा सरकारी उद्यम आ रहा हो, हॉस्पिटल आ रहा हो, विश्वविद्यालय आ रहा हो, तो लैंड एक्विजिशन की जाती है और उसका जो भी रेट होते हैं, डीएलसी रेट, उस पर मुआवजा दे दिया जाता है। और क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो जमीन भी ली जाएगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अब ये 5 केस तो हैं आपके मूल अधिकारों से संबंधित। 2-3 केस और हैं जो आपके संबंधित है, वो मैं आगे क्लासेज में लूंगा, चर्चा कर दूं थोड़ा सा मैं। बेरुबाड़ीवाद है 1960, और ये बेरुबाड़ी कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल की एक जगह थी, और नेहरू नून, फिरोज खान नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता हुआ था। उसके तहत इस बेरुबाड़ी को आधा आधा बांटा जाना था। जब बेरुबाड़ी को दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि आर्टिकल 3 के तहत आप ये बेरुबाड़ी पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं, अतः आप संविधान संशोधन लेकर के आइए। तब 9वां संविधान संशोधन पारित करके और उस बेरुबाड़ी को पाकिस्तान को दे दिया। वो हिसाब कहां है? वो पूर्वी बंगाल में, अब वो बांग्लादेश में है। तो ये बेरुबाड़ीवाद था। एक केस वहां और था कि क्या प्रस्तावना, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं है। तो ध्यान रहे, यहां बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो आपसे पूछेगा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, कब से है? बेरुबाड़ीवाद से है, केशवानंद भारती से? केशवानंद भारती से है। अतः केशवानंद भारती वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। फिर एक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये 1992 का मामला है, और ये ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने और वैलिड करार दिया था। यहां की 27% आप आरक्षण दे सकते हैं, क्रीमी तय कर दिया और कह दिया किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। लेकिन आरक्षण अपने आप में विवादित है, कभी हॉरिजेंटल तो कभी वर्टिकल। 1 लाख केस हैं, खुद न्यायपालिका भ्रमित है कि निर्णय किस तरीके से दें, और पता नहीं आज भी लाखों केस विभिन्न न्यायालयों में, हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन आपसे पूछे कि इंदिरा साहनी किससे जुड़ा हुआ है? ओबीसी के आरक्षण से। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ का मैं एक वीडियो बना चुका हूं पर्टिकुलर, जो आप देख सकते हैं, और वो राष्ट्रपति शासन पर अंकुश लगाने और संविधान का जो मूल ढांचे में पंथ निरपेक्षता को घोषित किया कि संविधान का मूल ढांचा है। और बहुत सारे केस हैं, बालाजी विश्वनाथ का मामला है, चंपाकम दोविराजन का मामला है, बहुत सारे केसेज हैं। समय समय पर जहां जहां विषय हम पढ़ाते जाएंगे वहां वहां मैं उनको शामिल करता जाऊंगा। अतः मित्रों, इसको पहले से लेके लास्ट तक देखना, तो आप निष्कर्ष तौर पे क्या निकालेंगे कि झगड़े का कारण क्या था, कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 13(2) में शामिल है कि नहीं है। अतः वर्तमान में अब सवाल पूछे कि क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 13(2) में शामिल है? नहीं शामिल है। इसलिए क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। तो ठीक है मित्रों, देखते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाइए। नमस्कार मित्रों।